हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग वेलस्पन एंटरप्राइजेस का Q4 अर्निंग का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि वेलस्पन एंटरप्राइजेस की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी और ये कैसी कर रही है और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी कुछ बनती है क्या। तो और ये रिपोर्ट करीब देखेंगे 15 मई को आया हुआ है और वेलस्पन एंटरप्राइज का Q4 अर्निंग और हम लोग Q4 अर्निंग में फाइनेंशियल रिस्क का एनालिसिस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखेंगे कि इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 3 रुपये का। 3 रुपये का डिविडेंड है और ये डिविडेंड 10 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से है। तो ये करीब करीब 30% का डिविडेंड आपका मिल रहा है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। और ये डिविडेंड आपका 4 जुलाई का फिक्स डेट है। 4 जुलाई 2025 तक को आपका डिविडेंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको डिविडेंड यील्ड भी इस कंपनी में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका थोड़ा हम ज्वाइंट वेंचर्स और सब्सिडरी कंपनियों पर नजर डालेंगे तो ये कैसा परफॉर्म करती है, उनका रिजल्ट भी इनके ऊपर इंपैक्ट करता है। तो ये करीब 14-15 इनकी सब्सिडरी कंपनी है वेलस्पन एंटरप्राइजेस के, एसोसिएशन कंपनी है कुछ, देन कुछ ज्वाइंट वेंचर कंपनियां हैं, 12-13 ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, करीब 18 ज्वाइंट वेंचर कंपनी है, इनका एक ट्रस्ट है। तो इस तरह से आप इनका पोजीशन देख सकते हैं कि इतनी सारी इनकी ज्वाइंट वेंचर कंपनी। तो कंसोलिडेटेड पे हम लोग नजर डालेंगे और फाइनल रिव्यू लेंगे हम इनका स्टैंड लोन स्टेटमेंट का भी। तो ये देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेटेड पे आ गए हैं क्योंकि इतनी सारी ज्वाइंट वेंचर कंपनी है। तो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट देखेंगे कैसे परफॉर्म कर रही है और ये रुपीज़ इन करोड़ में है। तो सबसे अच्छा फिगर है कि करोड़ में डिस्कशन आसान रहेगा और हम लोग सादा फिगर करोड़ में लेते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन देखेंगे 1021 करोड़ का Q4 का है। Q3 के दिन में देखेंगे तो 886 करोड़ का है और Q4 24 का देखेंगे तो 823 करोड़ का है। तो 886 करोड़ से 821 करोड़ मेन ऑपरेशन में जो रेवेन्यू देख रहे हैं तो करीब करीब बोल सकते हैं कि हम कि 150 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ये करीब 15% के आसपास रेवेन्यू क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ रहा है। एंड वाई बेसिस पे देखेंगे तो वाई बेसिस पे रेवेन्यू करीब 20% के आसपास बढ़ता हुआ दिख रहा है। 20% के आसपास रेवेन्यू बढ़ता दिख रहा है मेन कोर ऑपरेशन से। अब आज ये टोटल अदर रेवेन्यू पे नजर डाले 54 करोड़ का अदर रेवेन्यू है जो कि 52 करोड़ हुआ करता था और लास्ट क्वार्टर में वाई बेसिस पे 43 करोड़ है। तो यहाँ भी अदर रेवेन्यू में राइज दिख रहा है। तो टोटल रेवेन्यू की बात करेंगे तो 1075 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हमारा आ रहा है। उसके अगेंस्ट में Q3 में 918 करोड़ आ रहा है और Q4 24 में 886 करोड़ आ रहा है। तो 918 से 1075 करोड़। तो यहाँ पे डिफरेंसेस अगर देखें तो 160 करोड़ के आसपास दिख रहा है कि जो कि 16% अप्रॉक्सीमेट आपको 16% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब क्वार्टर फोर वाई बेसिस पे देखेंगे तो 886 करोड़ से हमारा अदर टोटल रेवेन्यू 175 करोड़ आ रहा है कि जो कि करीब बोल सकते हैं 180 करोड़ के आसपास है। तो 18% के आसपास आपको वाई बेसिस पे रेवेन्यू में बढ़ता हुआ दिख रहा है जो एक अच्छी चीज़ है। 14 से 15% हमारे रेवेन्यू अगर कोई ग्रोथ कर रहा है कंपनी तो मान सकते हैं कि वो सेक्टर अच्छा कर रहा है। इनके खर्चे का पोजीशन देखें, खर्चे इनके कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कंजम्पशंस और कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, फाइनेंशियल कॉस्ट यानी इंटरेस्ट आ गया, यहाँ पे डिप्रिशिएशन एंड एमोर्टाइजेशन का कॉस्टिंग आ गया, अदर एक्सपेंसेस आ गया। तो मोटा मोटी अगर अभी के खर्चे देखें तो सबसे बड़ा खर्चा क्या है, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। चलिए ठीक है, अच्छा खर्चा है 220 करोड़ का। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस यानी मटेरियल से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करने का कॉस्ट आ रहा है करीब 2 गुना से ऊपर यानी 561 करोड़ रुपया। उसके बाद आपका एम्प्लॉय बेनिफिट 52 करोड़ रुपया है, 43 करोड़ रुपया कॉस्ट ऑफ फाइनेंशिंग है, डिप्रिशिएशन 14 है, अदर एक्सपेंसेस 33 है। तो बोल सकते हैं अदर एक्सपेंसेस इनके कम आ रहे हैं। तो मेन खर्चे का खर्चा जो है मटेरियल और कंस्ट्रक्शन है। चलिए अब वन बाय वन में देखते हैं कि इनमें ग्रोथ क्या आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो देख सकते हो और एक्सपेंसेस, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट देखते हैं 220 करोड़ था, 192 करोड़, 147 करोड़। तो यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का एक्सपेंसेस बढ़ा है जिस हिसाब से बिजनेस 17% ग्रो हुआ है उस हिसाब से देखते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ा है। देखिए देन मटेरियल कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देखिए 561 करोड़ रुपया है जो कि लास्ट क्वार्टर में 471 करोड़ हुआ करता था तो 490 करोड़। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ा है, मटेरियल कॉस्ट दोनों बढ़ा था। टोटल कॉस्ट एक्सपेंसेस बात करें डिप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन को पकड़ करके तो क्या आ रहा है, तो यहाँ देखेंगे तो 926 करोड़ इस प्रेजेंट क्वार्टर में आपके रिजल्ट आ रहे हैं खर्चे। लास्ट Q3 में 802 करोड़ थे और उसके Q4 24 में 727 करोड़ थे। तो 802 करोड़ से 726 करोड़ है, करीब 100 करोड़, 120 करोड़ से ऊपर की ग्रोथ दिख रही है। तो 120 करोड़ के हिसाब से 8 दूनी 15% आपके खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो आपके रेवेन्यू भी 15-16% से क्वार्टर में बढ़ रहे थे और खर्चे भी 15%, तो प्रपोर्शन के हिसाब से बढ़ रहे हैं, ये चीज़ माना जा सकता है। अब 747 करोड़ है में 925 करोड़ की ग्रोथ है वाई बेसिस पे। तो यहाँ पे देखेंगे तो करीब करीब बोल सकते हैं तो लास्ट क्वार्टर के कंपेरिजन में 200 करोड़, तो 7 करीब 25 से 30% का आपके खर्चे लास्ट क्वार्टर के हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से खर्चे 25 से 30% बढ़ रहे हैं। तो वाई बेसिस पे थोड़ा सा प्रेशर हम लोगों को दिखेगा, खर्चे ज़्यादा रेशियो में बढ़ रहे हैं एज कंपेरिजन टू
रेवेन्यू। तो ये एनालिसिस का पॉइंट हो सकता है। देखेंगे खर्चे काटने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो तीनों ही कंडीशन में प्रॉफिट पॉजिटिव में सबसे एक अच्छी चीज़ है, जो कि अभी का प्रॉफिट खर्चे काटने के बाद 149 करोड़ के है। लास्ट क्वार्टर में 116 करोड़ हुआ करता था, और इसके लास्ट क्वार्टर वाई 24 में हमारे खर्चे करीब 119 करोड़ के हैं। देन प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखिए, टैक्स को डिडक्शन के पहले प्रॉफिट क्या आ रहा है, 147 करोड़ है, 116 करोड़ है, 119 करोड़, तो ऑलमोस्ट सेम कंडीशन बोल सकते हैं, क्योंकि स्पेशल आइटम ज़्यादा इनमें डिडक्शन में नहीं आ रहा है। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मैंने टैक्स डिडक्शन के बाद हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा है, 147 करोड़ में 111 करोड़ आ गया, टैक्स कट गया हमारा 41 करोड़, 111 करोड़, 83 करोड़ एंड 85 करोड़। तो देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 83 से 111 करोड़ आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा करीब 20 करोड़ से 25 करोड़, 30 करोड़ के आसपास हो रहा है। तो हम बढ़ रहा है, तो हमारा 8 या 24, तो 30% के हिसाब से बोल सकते हैं क्वार्टर टू क्वार्टर में ग्रो कर रहा है प्रॉफिट हमारा आफ्टर टैक्स। एंड ईयर ऑन ईयर पे 85 से आ रहा है 111, तो ये भी बोल सकते हैं कि 28% के हिसाब से हमारा ग्रो कर रहा है। तो दोनों ही पैरामीटर पे ये कंपनी अच्छी करती हुई दिख रही है। यानी टॉप लाइन ग्रोथ भी अच्छा दिख रहा है मुझे, और बॉटम लाइन, टॉप लाइन हमका 15 से 20% का ग्रोथ दिख रहा है रेवेन्यू ग्रोथ, एंड बॉटम लाइन ग्रोथ बोल सकते हैं हमारा 25% दिख रहा है, जो एक अच्छी चीज़ निकल करके आ रही है। देन फाइनली इनके ईपीएस की बात करें, तो ईपीएस देख सकते हैं कि 2-3 टाइप से इनका ईपीएस का डिडक्शन निकाल के रहा है। एक अर्निंग पर शेयर देखेंगे, ईपीएस कंटिन्यूटिंग ऑपरेशन के अकॉर्डिंग ईपीएस क्या आ रहा है। दूसरा है डिसकंटिन्यू ऑपरेशन के साथ हिसाब से ईपीएस क्या आ रहा है, फ्रॉम द कंटिन्यूशन एंड डिसकंटिन्यूशन ऑपरेशन के कारण ईपीएस आ रहा है। 3 तरह के ईपीएस का कॉम्बिनेशन है। तो तीनों तरह के ईपीएस में देखेंगे तो हमारा करंट ईपीएस देखेंगे जो कंटिन्यूशन के कारण आ रहा है, जो 7 का आ रहा है ईपीएस, 7 का 7.35 का निकल के आ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 5.64 का हुआ करता था, और इसके क्वार्टर 4 24 में 5.67 का हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईपीएस का ग्रोथ करीब देख सकते हैं 20% का ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा होगा। 1 बेसिस पॉइंट यानी 1.5 बेसिस पॉइंट का ईपीएस का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, 1.5 के आसपास। तो यहाँ बोल सकते हैं कि करीब 20% का ईपीएस का ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर मुझे देखने को मिल रहा है, और वाई बेसिस पे ईपीएस का ग्रोथ तो अप्रॉक्सीमेट वही 15 से 20% का ईपीएस का ग्रोथ पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। तो ईपीएस ग्रोथ का होंगे। अब देखिए डिसकंटिन्यू ईपीएस का ग्रोथ में देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में तीनों फिगर जा रही है। तो तीनों फिगर माइनस में है, लेकिन माइनस में इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। 0.44 का है, या 0.442 है, और 0.56 है। अब दोनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या पोजीशन आ रहा है। दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद देखेंगे सिचुएशन, तो 6.96 का ईपीएस आ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 5.21 का था और 5.12 का है। तो दोनों के हिसाब से ग्रोथ हमारा देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 20% का मान सकते हैं कि ईपीएस की ग्रोथ है। जिस स्टॉक की ईपीएस की ग्रोथ 20% के आसपास है, वो एक अच्छा स्टॉक, एवरेज स्टॉक बोलेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फाई स्टॉक नहीं बोलेंगे। इसकी अब पी के बारे में हम लोग देखना पड़ेगा। पी 20-25 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 20% की ईपीएस ग्रोथ है तो उस हिसाब से पी का एनालिसिस हम लोग देखते हैं। तो ये देखिए कि वाई बेसिस पे हमारा ईपीएस बढ़ रहा है, तो क्या हमारा ईयरली बेसिस पे ईपीएस क्या आ रहा है। ईयरली बेसिस पे ईपीएस भी देखेंगे तो हमारा निकल करके आ रहा है 15-21 का, 21.51 का, और 23.61 का। तो 23 का ईपीएस ईयर बेसिस पे निकलते हुए आ रहा है। तो इस हिसाब से ईपीएस ग्रोथ की ये अर्निंग प्लेटफॉर्म पे अगर देखा जाए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट और ईपीएस ग्रोथ और पी के ऊपर फैक्टरिंग किया जाए, तो ये स्टॉक अच्छा करता हुआ दिख रही है एज पर कंस्ट्रक्शन कंपनी, जो कि अभी तक सभी कंस्ट्रक्शन कंपनी स्ट्रगल करती हुई दिख रही थी। अब इनका एसेट और लायबिलिटी पे नजर डालें, तो एसेट और लायबिलिटी का कंडीशन कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट में ये भी करोड़ में है। तो हमारा देखेंगे तो एसेट किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, टोटल नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट, टोटल एसेट देखिए, टोटल एसेट का पोजीशन देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट के अंदर ये कंपनी कर क्या रही है। बैलेंस शीट में देखेंगे तो सबसे पहले आएंगे तो करंट एसेट, टोटल एसेट के ऊपर आएंगे। टोटल एसेट हमारा ग्रोथ में कितना, किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है, हमारा ईपीएस जिस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है 20% पकड़ लिए, तो एसेट किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है देखेंगे। 4,951 करोड़ का एसेट हुआ करता था, और उसके अगेंस्ट में 6,058 करोड़ का एसेट है। तो करीब करीब मान लीजिए ये 5,000 और 6,000, 5,000 का 6,000, 20% के हिसाब से ये भी ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। तो ये करंट पॉइंट आपको मैच होता हुआ दिख गया। टोटल लायबिलिटी देखेंगे तो एसेट इज इक्वल टू इक्विटी एंड लायबिलिटी मिल जाएगी आपको। तो इसमें इसके साथ में इक्विटी ऐड है, तो इक्विटी भी आप देखेंगे तो 5,000 और 6,000 के आसपास क्या आ रहा है। तो ये भी बोल सकते हैं 20% के आसपास है, तो मैच होगा ही। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि करंट एसेट, टोटल लायबिलिटी को देखेंगे जिसमें एसेट इक्विटी को हटा दे तो टोटल लायबिलिटी किस हिसाब से बढ़ रही है। तो टोटल लायबिलिटी देखेंगे तो 1,588 करोड़ का, यानी पकड़ लीजिए आपके 1,600 करोड़ का है, और यहाँ पर पकड़ लीजिए 1,954 करोड़ का। तो 1,600, 300 करोड़, तो 300 साढ़े 300 करोड़ की बढ़ोतरी दिख रही है। तो 1,500 में 350 करीब करीब बोल सकते हो, करीब करीब 20% के हिसाब से यहाँ भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है लायबिलिटी में। तो ओवरऑल सिनेरियो आपको 20% के हिसाब से आपको दिख रहा है। जिस हिसाब से स्टॉक ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से एसेट ग्रो कर रहा है, उस हिसाब से लायबिलिटी ग्रो कर रही है। तो ये एक पॉइंट निकल करके आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
अभी की टोटल करंट लायबिलिटी इनकी कितनी आ रही है? टोटल करंट लायबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 25 के देखें तो 1954 करोड़ की आ रही है, ठीक है। और टोटल करंट एसेट इसके अगेंस्ट में कितना आ रहा है? टोटल करंट एसेट इस पॉइंट पे आ गया, नॉन करंट एंड करंट का। तो टोटल करंट एसेट करीब 3444 आ रही है। तो टोटल करंट एसेट 3444 है, और जिसके इसके हिसाब से हमारा टोटल करंट लायबिलिटी करीब करीब 1900 है, 1954 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं करंट लायबिलिटी और करंट एसेट का रेशियो एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी 2 के ऊपर होना चाहिए, या कि 1936 करीब करीब 2 के आसपास मिल रहा है। तो इस हिसाब से तो ये फैक्टरिंग देखा जाए तो सही कर रही है कंपनी। तो अब देखेंगे कि हम यहाँ पे बोरिंग कितना है, करंट लायबिलिटी में आपकी उधारी कितनी है, करंट लायबिलिटी में सबसे बड़ा फिगर कौन सा है वही फाइंड आउट करके निकालना पड़ेगा, और क्या हिसाब से ग्रोथ कर रहा है। तो करंट लायबिलिटी में देखेंगे तो 1954 करोड़ में सबसे बड़ा फिगर 775 का है। 775 में क्या अमाउंट आ रहा है करंट लायबिलिटी के अंदर? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भी आपको ग्रो होता हुआ दिख रहा है, सबसे बड़ा फिगर। नेक्स्ट बड़ा फिगर आपका बोरिंग है, उधारी 221 करोड़ की तुरंत आ रही है, जो पहले से उधारी बढ़ी है, ठीक है। तो ये हिसाब से प्रोविजनिंग देखिए, यहाँ पे इन्होंने प्रोविजनिंग भी करीब 5 करोड़ का प्रोविजनिंग है। करंट अदर करंट लायबिलिटी 67 करोड़ का है। तो ओवरऑल सिनेरियो में करंट लायबिलिटी बैलेंस होता हुआ दिख रहा है। अब यहाँ पे जितनी उधारी है इसको बैलेंसिंग कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ों को बैलेंसिंग इसके करंट एसेट से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो करंट लायबिलिटी है, जो देनदारी है, करंट एसेट से बैलेंसिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो हम लोगों को बैलेंस शीट के अंदर देखना पड़ेगा। करंट एसेट में आ गया। कॉन्ट्रैक्ट एसेट कितना है? अब 1181 करोड़ का, जो कि 600 करोड़ का था, वहाँ पे ये दे करके आपको चुकता कर सकते हैं आप ये उधारी को। अच्छा, अब जो बोरिंग उतना था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो करीब 512 करोड़ की कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो आप उधारी वहाँ चुकता कर सकते हैं, वहाँ पे दिक्कत नहीं है। तो इस हिसाब से अगर और भी कंप्लीट डिटेल स्टडी करेंगे, इन्वेंट्री है, बाकी सब चीज़ें भी देख सकते हैं, बहुत सारा टर्नओवर रेशियो होता है इसमें। तो बैलेंस शीट हम बोल सकते हैं कि बैलेंस शीट में ये कंपनी ओके दिख रही है, कोई प्रॉब्लम्स बड़ा नहीं। नेक्स्ट आइए, वेलस्पन इंटरप्राइजेज आपका सेगमेंट वाइज क्या काम करे, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, वो थोड़ा सा एनालिसिस कर सकते हैं, जिसको आपको आइडिया हो जाएगा कहाँ से रेवेन्यू। कॉम्पिटिटर में नेक्स्ट कॉम्पिटिटर कौन है? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर है, टनल्स एंड रिहेबिटाइजेशन है, अनएलोकेटेड है। यानी 4 आइटम, 1 2 3 4 मेजर पॉइंट है जिनके यहाँ से रेवेन्यू आ रही है, ठीक है। 4 में देखिएगा कि एक तो पोजीशन पूरा सन्नाटा है, तो आप इसको छोड़ दीजिए, टनल एंड रिहेबिटाइजेशन को, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट पकड़ लीजिए, ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड टनलिंग एंड रिहेबिटाइजेशन, 3 पॉइंट है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ब्रेकअप तो देखें तो बैलेंस ही है, 363 करोड़ का है, 384 करोड़ का है, 274 करोड़ का है। ये तीनों को जोड़ेंगे तो आपका रेवेन्यू आपका 1000 करोड़ 1021 करोड़ का जो आ रही थी यहाँ मिल जाएगा। तो सबसे बैलेंसिंग देखा जाए कि 3 सेगमेंट में काम करिए, तीनों सेगमेंट अप्रॉक्सीमेट बैलेंस है। सबसे लीडिंग कितना बोल सकते हैं? 30%, 35% एंड 20% बोल सकते हैं इसको। तो इस हिसाब से रेवेन्यू वाइज भी लास्ट क्वार्टर से ग्रोथ कर रहा है बड़े से टॉप लीडिंग सेगमेंट में। और यहाँ भी देखेंगे तो 275 करोड़ से वाई पे ये सेगमेंट में थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा था। टोटल देखेंगे ईयर फाइनेंशियल ईयर बेसिस पे भी देखेंगे तो रेवेन्यू हमारा 1650 करोड़ का हुआ करता था, 1604 करोड़। तो वाई बेसिस पे मेन कोर रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन इस सेगमेंट में देखिए कि रेवेन्यू आपका बड़ा है, 915 करोड़ है, 1283 करोड़ है। तो टोटल रेवेन्यू की बात करें फ्रॉम द ऑपरेशन से देखेंगे तो 2874 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी 3584 करोड़ हुआ है। तो रेवेन्यू का मामला। नेक्स्ट फोर्थ पैरामीटर चेकलिस्ट पॉइंट देख सकते हैं हम लोगों ने, ईपीएस को देख लिया, यानी टॉप बॉटम ग्रोथ देख लिया, बैलेंस शीट को देख ली, फाइनेंशियल हेल्थ समझ में आ गया, कैश देखते हैं काम करने के बाद इनके पास, रेवेन्यू ब्रेकअप को देख लिया कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है। अब कैश काम करने के बाद इसके कैश हाथ में आ रही नहीं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कैश स्टेटमेंट को जब आप उठाएंगे, ये भी करोड़ में है, तो सबसे पहले हमको कैश फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी, जो मेन कोर काम कर रहे हैं उसमें कैश आ रहा है नहीं आ रहा है वो हमको देखना। और ये नेट कैश फ्लो देखेंगे जनरेशन फ्रॉम द कोर एक्टिविटी से क्या आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा हम बोलेंगे दबाव, क्या बहुत ज़्यादा दबाव दिख रहा है कि ये एक नेगेटिव है कोर बिजनेस में। तो ये लूप होल निकल के आ रहा है 334 करोड़ का, जो लास्ट क्वार्टर नेगेटिव था, 273 करोड़ का नेगेटिव फिगर है। तो ये बोलते हैं कैश बिजनेस में ये एक मार खाता हुआ पॉइंट दिख रहा है कि मेन ऑपरेशन पे काम कर रहे हैं और वहाँ पे कैश नहीं है, आपका कैश फंस रहा है। ऑपरेशन से कैश नहीं है तो हम देखेंगे कि क्या इन्वेस्टमेंट कहीं कर रही है, उसके हिसाब से तो कहीं कैश है क्या। तो वहाँ का भी पोजीशन देखेंगे तो 16 करोड़ के आसपास। तो वहाँ का भी देखेंगे तो हमारा फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से जो कैश है 16.63 करोड़ नेगेटिव में दिख रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर 63 करोड़ नेगेटिव हुआ करता था। इंप्रूवमेंट है, आप इंप्रूवमेंट में ले सकते हैं, बट पॉजिटिव नहीं है। तो इस तरीके से ये भी पॉइंट थोड़ा देखें तो डाइल्यूशन है, इंप्रूवमेंट है के तौर पे ले सकते हैं कि कैश कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कैश होना मुश्किल है, डिविडेंड दे रही है। तो
थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है कैश में, कैश आना इसको दिक्कत हो रहा है, बट ये कि फाइनेंशियल बैलेंस शीट ये बना करके है अपने पास में। सरप्राइजिंग क्या है, कैश फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जो कि हर किसी के लिए नेगेटिव हुआ करता था। लास्ट क्वार्टर देखेंगे तो 486 करोड़ का नेगेटिव था, जो कि कैश फ्रॉम फाइनेंशिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव करके लाई है। तो हम बोलेंगे इनके लिए एक टर्न अराउंड है, जो कि ये नेगेटिव फिगर को इन्होंने पॉजिटिव किया, चूंकि दोनों ही फिगर इनके नेगेटिव थे। तो 535 करोड़ के ये पॉजिटिव फिगर लाई है। तो अब ये देखने वाली बात है 535 क्यों पॉजिटिव लाई है, जो पिछले बार नेगेटिव हुआ करता था। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अमाउंट 771 करोड़ का है, जो कि लास्ट क्वार्टर में पॉजिटिव 281। तो ये 571 करोड़ रुपया प्रोसेस ऑफ द लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 28 करोड़ रुपया जा रहा है। फाइनेंशियल एम्प्लॉय स्टॉक, हम लोग ईपीएस ग्रोथ स्टैंड अलोन में देखेंगे। ईपीएस देखेंगे इनका स्टैंड अलोन में क्या आ रहा है। ईपीएस कोई ज़्यादा प्रेशर तो नहीं आ रहा, तो देख सकते हैं कि ईपीएस का पोजीशन हम स्टैंड अलोन के केस में आ चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे 6.21 का ईपीएस है, 5.06, 4.06। तो ईपीएस ग्रोथ हमारा सभी तरह से पॉजिटिव है, कोई घबराने वाली बात यहाँ दिख नहीं रही। वाई बेसिस पे भी देखेंगे तो 20.54 का 78 का था, जो 22.53 का रहा। तो यानी 2 से 2 पॉइंट, 2.5 पॉइंट का 2.25 पॉइंट की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है ईपीएस में। तो यहाँ भी ईपीएस अच्छा। इस तरीके से आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस में Q4 रिपोर्ट का एनालिसिस कंप्लीट कर सकते हो। और स्टॉक का एनालिसिस इस तरह से चाहते हैं तो कमेंट्स में लिख सकते हैं वेलस्पन। और एक अच्छा स्टॉक है, इट इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन, बट आपको अच्छा कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल बैलेंस शीट और ऑडिटेड रिपोर्ट को एनालाइज करने के बाद ये सभी पैरामीटर में एक ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि हाई डेट होने के बावजूद भी ये सेक्टर में इनके ये डेट ज़्यादा हाई नहीं है, सभी कुछ करंट रेशियो, क्विक रेशियो बना करके रखी हुई है। तो आप इनको एनालाइज कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो के वॉच लिस्ट में ऐड करके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें जो भी क्वेरी हो। थैंक यू, बाय बाय।